जीव विज्ञान का डे 14 का सिलेबस है दोस्तों। देखते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में स्तनी वर्ग, मैमेलिया, स्तनी वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग का पढ़ना है स्तनी वर्ग मैमेलिया से। तो आइए पढ़ते हैं आगे, इसको जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों स्तनी वर्ग जो होता है इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती है। त्वचा पे जो है श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे कि हम लोग भी स्तनी वर्ग में आते हैं दोस्तों, तो देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग का स्किन जो है ऑयली ऑयली चिपचिपा टाइप का आता है, हो जाता है। तो वही तैल ग्रंथियां जो है त्वचा पे पाया जाता है, उसी के कारण वो होता है। अब इसी में है, ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। यानी कि उच्च तापी भी होते हैं स्तनी वर्ग में कुछ, और कुछ जो है नियत तापी होते हैं। उसके बाद इनका हृदय 4 बेसमी होता है। 4 बेसमी मतलब 4 कोष्ठ होता है दोस्तों, हम लोग भी उसी में आते हैं। हम लोग का भी हृदय 4 कोष्ठीय होता है। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवार दंती कहते हैं। हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, स्तनी में आते हैं। हम लोग का भी दांत जो है 2 बार निकलता है। एक बार बचपन में, जिसको दूध का दांत कहते हैं, वो टूटने के बाद फिर दोबारा निकलता है, तो द्विवार दंती कहते हैं। इसके लाल रुधिराणु में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। स्तनी में दोस्तों लाल रुधिराणु यानी कि रेड ब्लड सेल हम लोग का होता है, उसके अंदर जो है केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियोइड आप लोग पढ़े होंगे, वो नहीं पाया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल है, जिसको ऊंट में और लामा में, ये दोनों भी स्तनी वर्ग के हैं, लेकिन इन दोनों में जो है केंद्रक पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता है। और बाह्यकर्ण उपस्थित होते हैं, यानी कि कान जो है वो बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। पिन्ना। मानव के जंतु जगत में स्थान। तो देखिए दोस्तों, संघ, उपसंघ, वर्ग, गण, उपगण, कुल, वंश और जाति, ये इतना ग्रुप होता है सभी के लिए। उसमें मानव का जो स्थान है दोस्त, वो संघ में कशेरुकी है, उपसंघ में वर्टिब्रेटा है, वर्ग में मैमेलिया है, गण में प्राइमेटा है, उपगण में एंथ्रोपोइडिया है, कुल में होमोनिडी है, वंश में होमो है और जाति में सेपियंस है। और होमो और ये वंश और जाति को मिला के वैज्ञानिक नाम बनाया गया था दोस्तों, जिसको कि जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो मनुष्य का वंश होमो है और जाति सेपियंस है, इसलिए मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। तो इस ये जो है दोस्तों स्तनधारी वर्ग जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया, यूथीरिया, 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो अंडे देते हैं, प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल है प्लेटिपस और एकिडना। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं। मेटाथीरिया, मेटा है, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। जैसे कंगारू को देखे होंगे दोस्तों, वो बच्चा को जन्म देता है तो अपने थैले में रखता है, पेट के पास उसका थैला बना हुआ रहता है, उसी में, उस थैला को मार्सुपियल थैला कहते हैं, उसी में रखता है। क्योंकि बच्चा जो है अपरिपक्व होता है, पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, उसके पहले उसका जन्म हो जाता है, तो बाकी का उसका पोषण जो है, विकास जो है उसी थैले में होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाथीरिया। और प्रोटो आप सुनेंगे प्रोटोटाइप, किसी चीज़ का प्रोटोटाइप होता है तो मतलब वो प्राथमिक जगह पे रहता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं एक याद करने के लिए कि अंडा देने वाला को क्या कहते हैं, प्रोटोथीरिया कहते हैं। अंडा जो है मुर्गी के लिए प्राथमिक है, तो इसी तरीके से प्रोटोथीरिया अंडा देने वाले को कहते हैं,
और मेटाथीरिया जो है अपरिपक्व बच्चे को कहते हैं, जो जन्म देता है। और यूथीरिया जो है उसमें हम लोग का जन्म होता है, पूर्ण विकसित शिशुओं का जन्म देते हैं यूथीरिया के अंदर। यू प्रो और यू, वैसे भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। तो प्रो का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से नहीं, यानी एकदम प्राथमिक, एकदम शुरुआती। और यू मतलब परिपूर्ण रहता है, कंप्लीट होता है। यूकैरियोटिक देखिएगा उसमें हर चीज़ का विकास हो चुका था, लेकिन प्रोकैरियोटिक में हर चीज़ का विकास नहीं हुआ था। तो इसलिए जो है यूथीरिया तो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हम लोग। ठीक है दोस्तों। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान बकरी का होता है। औसतन कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड बकरी का। स्तनधारी में सबसे ज़्यादा रक्त जो है, ब्लड जो है, वो सबसे अधिक गर्म किसका रहता है? बकरी का होता है। लगभग 39 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनधारी है। स्तनी में सबसे विषैला जो है दोस्तों, एकमात्र विषैला है, वो है डक बिल्ड। ठीक है दोस्तों, डक बिल्ड प्लेटिपस। समुद्री व्हेल में लिम्स फ्लिपर में परिष्कृत होते हैं। लिम्ब जो है वो फ्लिपर में परिष्कृत होते हैं। अब आते हैं आगे दोस्तों जंतु उत्तक में। जंतु उत्तक में क्या है दोस्तों? जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों को हम निम्न श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन से श्रेणी में बांटते हैं दोस्तों? उपकला उत्तक, जंतु में विकसित होने वाले उत्तक को उपकला उत्तक। उसके बाद कौन कौन सा है दोस्तों? संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। इसमें बांटते हैं दोस्तों 4 पार्ट में। तो आइए पढ़ते हैं जंतु उत्तक के बारे में। उपकला उत्तक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। उपकला उत्तक क्या होता है? ये उत्तक टिश्यू होता है दोस्तों। जानते होंगे बहुत सारे सेल्स को मिलके एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे सेल्स को मिलके। तो ये उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं। उपकला उत्तक क्या होता है? ये उत्तक जंतु की बाहरी, भीतरी एवं स्वतंत्र सतहों पर पाई जाती है। ये उत्तक जो है जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों में पाई जाती है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। इसमें ब्लड सेल नहीं होता है दोस्तों। किसमें? उपकला उत्तक में अभाव होता है, जिसके कारण इस उत्तक को कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। तो इसका जो है पोषण विसरण के माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। लसिका के द्वारा विसरण के माध्यम से होता है। माध्यम कौन सा है? विसरण। और होता किसके द्वारा? लसिका के द्वारा। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें यह शरीर, ठीक है, यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है। कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे कि त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवार आदि पे। यह उत्तक शरीर के अंतरंगों की चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। यानी कि उपकला उत्तक का मेनली काम क्या है दोस्तों? ये शरीर के जो स्किन जहाँ को जिसको टच कर पाते हैं उसके जस्ट अंदर जो ये उपकला उत्तक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये जो है और कहाँ कहाँ पाया जाता है? हृदय के इर्द गिर्द जो है सतह पाया जाता है दीवारों की तरह। फेफड़ा के इर्द गिर्द पाया जाता है। किडनी के वृक्क यानी किडनी के इर्द गिर्द पाया जाता है। उसके बाद यकृत यानी लीवर के इर्द गिर्द पाया जाता है एवं जनन ग्रंथियों की दीवार आदि पे पाया जाता है। यह उत्तक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है। शरीर के अंदर का जो अंग है, अंदर का जो पार्ट है, उसको चोटिल होने से बचाता है। एक तरीके से शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। चोट लगने पर उसको प्रोटेक्ट करता है। ये उसके चारों ओर घिरा हुआ रहता है तथा उन्हें नम बनाने में और उसमें नमी बनाए रखने में मदद करता है। उपकला उत्तक दोस्तों। अब सेकंड है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कनेक्टिव यानी कि संयोजी टिश्यू। तो यह उत्तक शरीर के सभी अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ती है। ये समझ रहे हैं दोस्तों, इसको समझिएगा। यह उत्तक शरीर के सभी अन्य उत्तकों यानी कि अन्य टिश्यूओं को तथा अंग के अंगों को यानी पार्ट को
यानी कि आ गया उपकला उत्तक भी आ गया इसमें, और हृदय फेफड़ा ये सब भी आ गया। इसका एग्जांपल दे रहे हैं। तो जो उपकला उत्तक जो है जहाँ पे लगा हुआ है, हृदय के चारों इर्द गिर्द में लगा हुआ है, तो उपकला उपकला टिश्यू और हृदय दोनों के मध्य में संयोजी उत्तक कनेक्टिव का टिश्यू का काम करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है दोस्तों, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड क्या है, यह लसिका क्या है, ब्लड कैसा क्या है, तो ब्लड हमेशा ऑप्शन में आएगा तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है, खून क्या है, रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, और लसिका भी तरल संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पे है तरल संयोजी उत्तक संवहन के कार्य में भी सहायक होते हैं, यानी कि संवहन यानी कि बहने के जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है या कोई चीज़ और शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, तो उसमें जो है ये सहायक होता है, सहायता करता है। यह उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। ऐसे तो शरीर का ताप को जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित कहा जाता है, ताप को नियंत्रित करने वाला ताप नियंत्रण किया जाता है, लेकिन यह उत्तक जो है यह शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है यह भी, तथा यह मृत कोशिकाओं को नष्ट करके, जो भी कोशिका मृत हो गया, जो भी सेल मर गया है उसको खत्म कर देता है, और मृत ऊतकों को, जो मरा हुआ टिश्यू है और एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है, और जो भी सेल मरा है उसकी पूर्ति करता है। कौन? संयोजी उत्तक। अब आगे बढ़ते हैं। नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी उत्तक होते हैं। नाभि रज्जु जो है, रज्जु, वो प्रौढ़ संयोजी उत्तक होते हैं। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी उत्तक में वसा संग्रहित होता है। वसा जिसको फैट बोलते हैं हम लोग दोस्तों, जो चर्बी बोलते हैं, फैट बोलते हैं बहुत सारे लोग। बेली फैट हो गया जो है हमारा, या फिर जो भी फैट रहता है, वसा रहता है हमारे शरीर में, तो ये किस उत्तक में पाया जाता है दोस्तों? एडिपोसाइट उत्तक में वो संग्रहित हो जाता है, उसी के कारण जो है फैट वहाँ पे बन जाता है, मोटा लेयर बन जाता है। पेशी उत्तक, तीसरा पार्ट है हमारा पेशी उत्तक यानी मसल टिश्यू। तो इसे संकुचनशील उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। संकुचनशील उत्तक यानी संकुचित जो होते रहता है, सिकुड़ना और वो होना, इसका शरीर के सभी पेशियों इसी उत्तक से मिलकर बनते हैं। पेशियाँ यानी कि मसल्स, जितना भी शरीर में मसल्स है दोस्तों, वो किसे? पेशी उत्तक से मिलकर बने हुए होते हैं। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। आइए पढ़ते हैं कौन कौन होते हैं। अरेखित, अनस्ट्रिप्ड, तो रेखित, अरेखित और हृदयक पेशी, कार्डियक, ये 3 तरह के होते हैं दोस्तों। तो हम लोग अरेखित के बारे में पहले पढ़ते हैं। अरेखित, तो अरेखित क्या होता है? अरेखित यह पेशी उत्तक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, हम लोग की इच्छा से नहीं, जो अपनी इच्छा से खुद ही स्वयं ही हमारे शरीर के अंदर गति कर रहा हो, उसमें कौन सा पेशी पाया जाता है? अरेखित पेशी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह पेशी उत्तक का एक पार्ट है जो अरेखित टाइप का है, जो कि कहाँ पाया जाता है? अनैच्छिक रूप से गति करने वाले आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियाँ आदि में पाया जाता है। अरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करता है जो स्वयं में गति करते हैं, जो खुद से गति करते हैं, उनकी मूवमेंट को जो है ये नियंत्रित करता है। कौन सा? अरेखित पेशी। ठीक है दोस्तों। अब रेखित पेशी क्या है? स्ट्रिप्ड, ये पेशियाँ शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करते हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े हुए होते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? रेखित जो है, टेंडन जो है हमारे हड्डियों का नाम है, उसमें से हड्डी का एक पार्ट है टेंडन। तो रेखित ये पेशियाँ शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करते हैं, हमारी इच्छा से जो गति करते हैं। इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। टेंडन दोस्तों क्या होता है? टेंडन होता है जैसे हमारा पैर है, तो पैर का जो मूवमेंट कराते हैं तलवे का, या फिर हाथ है इसका मूवमेंट कराते हैं, घुटने का मूवमेंट कराते हैं, तो हड्डी से एक रेशेदार टाइप का जो है वो टिश्यू जुड़ा हुआ रहता है,
धागा टाइप का लंबा लंबा और वो एक दूसरे में जुड़ा हुआ रहता है, वो मूव करता है। वो यही जो पेशी होता है ना दोस्तों, इसी को टेंडन कहते हैं, जो कि अस्थियों से, हड्डियों से और मसल से दोनों के बीच में जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। तो ये क्या है, रेखित पेशी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हृदयक पेशी की तरफ, कार्डियक। तो कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन होता है, आप लोग जानते होंगे, कार्डियक। तो ये पेशियाँ केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है। हृदय पेशी जो होता है दोस्तों, हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। किसे? रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है बनावट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये कहाँ रहती है? हृदय पेशी सिर्फ हृदय के पास रहती है और उसको धड़कने में जो है ये मदद करती है बिना रुके। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है दोस्तों? मानव शरीर में 639। कितनी है दोस्तों? 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कुल्हा की मांसपेशी होती है। कुल्हा की मांसपेशी होती है। कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टैपिस होती है। स्टैपिस सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टैपिस। ये कहाँ पाई जाती है? कान में, हमारे कान में पाई जाती है दोस्तों। स्टेपिस सबसे छोटी टिश्यू जो है, मांसपेशी जो है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा पार्ट आते हैं तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू। तंत्रिका ऊतक दोस्तों, इसे चेतना ऊतक भी कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन में होता है, माइंड में होता है, या वहीं से जो ब्रेन से जुड़ा हुआ जो ऊतक रहता है दोस्तों, पूरे शरीर में मूव किया हुआ रहता है, उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे पूरे शरीर में हर पार्ट में, जिससे हमें कुछ महसूस होता है और वो ब्रेन तक जो है सूचना को पहुंचाता है। तो ये तंत्रिका ऊतक होता है, इसी का बना हुआ होता है। इसे चेतना ऊतक भी कहा जाता है। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना हुआ होता है। जैसा कि मैंने बताया, तंत्रिका तंत्र इसी का बना हुआ होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। दो प्रकार का सेल से ये बना होता है, तंत्रिका सेल और न्यूरॉन्स। जो हमारे ब्रेन में सेल की जगह जो पाया जाता है उसको न्यूरॉन कहते हैं दोस्तों। तो तंत्रिका कोशिका से बना होता है और न्यूरॉन से बना होता है। और दूसरा कौन सा है? न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका ऊतक जो है हमारे शरीर में होने वाली, यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है। अब नोट पढ़ लेते हैं दोस्तों। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ऐसे कोशिका विभाजित होकर बनता है दोस्तों। तो जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों मानव रक्त। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव रक्त। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जैसा कि मैंने पहले बताया पीछे भी कि रक्त कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7% होता है दोस्तों। जितना आपका वजन है उसका 7% आपके शरीर में ब्लड होगा। रक्त एक क्षारीय विलयन है। क्षारीय क्या होता है दोस्तों? 7 से ऊपर जिसका pH मान होता है वो क्षारीय होता है, 7 से कम रहता है वो अम्लीय होता है, और जिसका 7 रहता है वो उदासीन होता है। तो रक्त कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय प्रकृति का होता है, और जिसका pH मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य यानी कि जवान वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर का रक्त होता है। एवरेज एक है कि 5 से 6 लीटर जो है ब्लड एक एवरेज मनुष्य के शरीर में होता है, 5 से 6 लीटर। pH मान 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है। 5.6 लीटर, 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य में रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है, यानी कि आधा लीटर, हाफ लीटर महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम रहता है। जैसे जिसके अंदर 5, अगर पुरुष के अंदर 5 है तो महिला के अंदर 4.5
4.5, और उसके पुरुष के अंदर अगर 6 है तो 5.5। इस प्रकार से हाफ लीटर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर रक्त कम रहता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त में 2 प्रकार की पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। क्या क्या रहता है? एक प्लाज्मा होता है और रुधिराणु होता है। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा और रुधिराणु ये ब्लड में पाया जाता है। 2 चीज़ से मिलकर ब्लड बना हुआ होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा होता है, यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। अजीवित तरल भाग होता है। ठीक है दोस्तों, रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। अगर 100% रक्त है तो 60% भाग जो है उसका प्लाज्मा होता है दोस्तों, और इसका 90% भाग जल। और प्लाज्मा का जो है 90% भाग जल होता है। ठीक है दोस्तों, रक्त पहले तो कुल रक्त जितना हो गया, जितना भी कुल रक्त हो गया उसका 60% प्लाज्मा होता है, 60%, और 60% में प्रत्येक कण का को 100% मानते हैं। तो एक कण का 90%, हर कण 90% भाग जो है जल से बना हुआ है, 7% प्रोटीन से, 0.9% लवण से, और 0.1% ग्लूकोज से दोस्तों। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं इसको। जो है प्लाज्मा का जो है 60% हमारे शरीर में प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में रक्त का 60% भाग प्लाज्मा का होता है। इसका 90% भाग जो है दोस्तों वो जल, प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9 लवण होता है, 0.1 ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। बाकी के पदार्थ जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा के कार्य क्या है दोस्तों? पचे हुए भोजन, ठीक है दोस्तों, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें से जो भोजन पच जाता है, उसमें पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी होता है, जो खाना खाते हैं उससे जो हमें मिलता है एनर्जी, वो सब जो है या फिर हार्मोन है जो शरीर में संवहित होता है, संवहन होता है जिसका, वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है दोस्तों। अब आगे है सेरम। सीरम जिसको हम लोग बोलते हैं, सेरम जो है, जब प्लाज्मा में जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो बाकी जो शेष बचता है उसको प्लाज्मा का सेरम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रुधिराणु में बढ़ते हैं दोस्तों। यह रक्त का शेष 40% भाग है। 60% प्लाज्मा और 40% रुधिराणु दोस्तों है। ठीक है, तो अब इसे 3 भागों में बांटते हैं। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको। 40% पूरे ब्लड में से 40% जो है रुधिराणु है। ठीक है दोस्तों, इसमें से इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। RBC, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कण। ठीक है दोस्तों, श्वेत रक्त कण यानी WBC, वाइट ब्लड सेल, और रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। आप लोग प्लेटलेट के बारे में, जैसे डेंगू वगैरह होता है या कोई बीमारी होता है तो प्लेटलेट की मात्रा जो है हमारे शरीर में घटने लगती है, तो प्लेटलेट चढ़ाया जाता है, तो उसी को ब्लड में से अलग करके और प्लेटलेट निकाल के और उसी को शरीर में चढ़ाया जाता है। तो ये थर्ड होता है दोस्तों, रक्त बिंबाणु, लाल ब्लड रक्त कण, श्वेत रक्त कण और रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, रेड BC ब्लड सेल और WBC वाइट ब्लड सेल। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग लाल रक्त कण के बारे में। ठीक है दोस्तों, रेड ब्लड सेल या फिर कॉर्पस्कल। तो आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयाप्तल होते हैं। कैसे होते हैं? उभयाप्तल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद है दोस्तों, पीछे भी पढ़े थे, ऊंट और लामा में अपवाद है। ठीक, एक्सेप्शन है कि उन दोनों में केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारी की RBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग का ब्लड का निर्माण होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है दोस्तों? जैसे अगर आप लोग नॉनवेज देखे होंगे तो हड्डियों के बीच में
ब्लैक कलर का होता है बोन के अंदर, उसको बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा उसी को कहते हैं। तो वही होता है दोस्तों। अब प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी ट्वेल्व को साइनोकोबालमिन कहते हैं दोस्तों, बी12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसीज के निर्माण में सहायक होता है। यानी रेड ब्लड सेल को बनाने में कौन कौन मदद करता है दोस्तों? ब्लड को बनाने में प्रोटीन, आयरन, इसीलिए आयरन की गोली दी जाती है दोस्तों जिसको ब्लड की कमी होती है। विटामिन में बी12 दिया जाता है एवं फोलिक एसिड भी दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को ब्लड की कमी ना हो इसके लिए। आरबीसीज के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है आगे बढ़ते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो उसको भ्रूण कहते हैं दोस्तों, गर्भावस्था में। तो भ्रूण की अवस्था में इसका निर्माण जो है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का यकृत यानी कि लीवर में और प्लीहा में होता है दोस्तों। लीवर और प्लीहा में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है, बड़ा हो जाता है, जन्म ले लेता है, उसके बाद से जो है इसका ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होने लगता है। इसका जीवन काल, रेड ब्लड सेल का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 से 120 दिन याद रखना है होता है। इसकी मृत्यु, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत, लीवर में और प्लीहा में होती है। आरबीसी का मृत्यु जो है लीवर और प्लीहा में होता है दोस्तों, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का कब्र किसको कहा जाता है दोस्तों? यकृत को और प्लीहा को। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है इस सेल की। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों। इसमें हीम नामक रंजक होता है, हीम नामक रंजक रहता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीम के कारण रक्त का नाम होता है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा रक्त लाल कलर का दिखता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे रक्त का कलर जो है रेड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों। ग्लोबिन का अर्थ क्या है दोस्तों? हीम नामक रंजक होता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो वो ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है दोस्तों। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन भी दो पार्ट में होता है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम जो होता है एक रंजक होता है जिसके कारण जो है रेड कलर का होता है। ग्लोबिन जो होता है वो लौह युक्त प्रोटीन है, आयरन युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के से संयोग करने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन का है। ठीक है ना दोस्तों, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमेटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने बोला आरसीबी का मुख्य कार्य है रेड ब्लड सेल का कि शरीर की हर कोशिकाओं में यानी हर सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। ठीक है दोस्तों, ये इसका कार्य है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग होती है। रक्त क्षीणता को एनीमिया कहा जाता है दोस्तों। एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। अब सोते वक्त आरबीसीज 5% कम हो जाते हैं एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसीज में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब दोस्तों इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग सोते रहते हैं तो आरबीसीज की मात्रा 5% कम हो जाती है। किस लिए? इसलिए कम होती है कि हमारा शरीर ऑटोमेटिक इस टाइप का बना हुआ है कि जब हम सोते हैं, भाग दौड़ नहीं करते हैं, तो हमें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
जब आप थक जाते हैं, हांफने लगते हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं और ज़्यादा ब्रीथिंग करते हैं, तो सोते वक्त इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है 5% तक कम हो जाता है आरबीसी की मात्रा। और जब 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, हाइट पर, तो हाइट पर आप लोग को पता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम मिलता है हमारे शरीर को, तो वहाँ पे जो है 30% तक, 30% तक इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ताकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आरबीसी की संख्या जो नापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब नोट में है दोस्तों, थैलेसीमिया रोग लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। ये जो थैलेसीमिया नाम का रोग है दोस्तों, इसमें जो है आरबीसी नहीं बनता है। जिसको ये रोग हो जाता है उसको आरबीसी नहीं बनता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती होगी, क्योंकि जो है आरबीसी ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करता है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, श्वेत रक्त कण के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। अमीबा के समान दोस्तों, अमीबा देखे होंगे आप, इस टाइप का अमीबा होता है। तो आकार एवं और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक रहता है। केंद्रक क्या होता है दोस्तों? ये बीच का जो पार्ट होता है, कोई भी सेल है, कुछ भी है, तो उसके बीच में जो रहता है सेल का केंद्रक, ये रहता है। तो इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है और इसकी मृत्यु रक्त में ही होती है, ब्लड में ही होती है दोस्तों। पूरा ब्लड जो है कंप्लीट, उसी में इसकी मृत्यु होती है डब्ल्यूबीसी की। ये क्या होता है दोस्तों? ये हम लोग को डब्ल्यूबीसी जो है वो बीमारियों से बचाता है, लड़ने में, एंटीवायरस टाइप का, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को जनरेट करता है डब्ल्यूबीसी। कोई भी वायरस आता है तो सबसे पहले उसको यही हैंडल करता है, उसको मारता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका मुख्य कार्य शरीर में, यहाँ देखिए दोस्तों, जो अभी मैं बता रहा था वही यहाँ पे है। इसका मुख्य कार्य जो है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं। शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। लिम्फोसाइट है दोस्तों, जो कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य पार्ट है, जो कि शरीर को प्रतिरक्षात्मक तंत्र का मुख्य कोशिका है, यानी कि शरीर को बीमारी से, रोग से, संक्रमण से बचाने के लिए जो तंत्र है, उसमें जो है मुख्य कोशिका के रूप में लिम्फोसाइट काम करता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है दोस्तों, जिन्हें बी कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणिभ अवस्था में, यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा की ओर कोशिकाओं द्वारा बनती है। लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों, जब भ्रूण की अवस्था रहती है शरीर की, जब गर्भ में होता है, भ्रूण के रूप में होता है, तो इसका निर्माण जो है यकृत कोशिकाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, और वयस्क हो जाता है जब, तो उस अवस्था में अस्थिमज्जा की कोशिकाओं में ये बनने लगता है। कौन सा? लिम्फोसाइट। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होते हैं, बाद में शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे। ये दोनों जो है कोशिकाएं परिपक्व होने पर, यानी पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद, शरीर के रुधिर यानी कि शरीर के ब्लड में एवं लसिका के साथ परिसंचरित यानी कि प्रवाहित होती है। टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा एवं बी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों के निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, टी कोशिका क्या करता है? प्रतिरक्षा करता है कोशिकीय प्रतिरक्षा, एवं बी कोशिका क्या करता है? प्रतिरक्षियों के निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नोट में क्या है? हेमेटोपोएटिक स्टेम। ठीक है दोस्तों, हेमेटोपोएटिक स्टेम ये क्या है? कोशिकाओं से पैदा होती है।
टी कोशिका से क्या पैदा होती है? टी कोशिकाएं हेमेटोपोएटिक स्टेम से की कोशिकाओं से पैदा होती है जो अस्थिमज्जा में पाई जाती है, ठीक है, बोन मैरो में पाई जाती है। विकासशील टी कोशिकाएं जो पूर्णतः विकास नहीं हुए, विकास हो रही है, विकसित होने के लिए थाइमस ग्रंथि, थाइमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़े होंगे आप लोग, थाइमस ग्रंथि में स्थानांतरित हो जाती है। कहाँ स्थानांतरित हो जाता है? थाइमस ग्रंथि में स्थानांतरित हो जाती है, जहाँ उसे अपना नाम मिलता है, टी कोशिकाएं, ठीक है दोस्तों। शरीर के बाएं पदार्थों जैसे विषाणु, जीवाणु और असामान्य कोशिकाओं जैसे कैंसर कोशिकाओं को पहचानने तथा उसके विरुद्ध अनुक्रिया करने में सहायता करती है। कौन सा? टी कोशिकाएं दोस्तों। कि टी कोशिकाओं से हम लोग को पता चलता है जिसको पता चलता है कि शरीर में जो है विषाणु है, जीवाणु है, या फिर क्या प्रॉब्लम है, कैंसर का कोशिका है, उस सबको पहचानने में टी कोशिका हेल्प करता है दोस्तों। टी कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, टी कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है, सहायक टी कोशिका और साइटोटॉक्सिक टी कोशिका, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका और सहायक टी कोशिका। तो सहायक टी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की सहायता करता है। सहायक टी कोशिका जो है दोस्तों प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की सहायता करता है, जबकि साइटोटॉक्सिक की टी कोशिकाएं जो है वायरल रूप से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को समाप्त कर देती है, ठीक है दोस्तों। साइटोटॉक्सिक जो है वो उसको समाप्त कर देती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डब्ल्यूबीसी के सबसे अधिक भाग, ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स का कणिकाओं का बना होता है डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% का भाग जो है न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। दोस्तों समझ पा रहे होंगे, न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो है वो रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। जो रोगाणु होते हैं जिससे बीमारी हम लोग को होती है, या बैक्टीरिया या वायरस जो होता है, जीवाणु जो होते हैं, उनको खा जाता है। भक्षण करना मतलब खा जाना, उनका भक्षण करते हैं। कौन सा? न्यूट्रोफिल्स, जो कहाँ पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रक्त बिंबाणु, ठीक है दोस्तों। ब्लड प्लेटलेट्स, तीसरा जो पार्ट हमारा है ब्लड का। तो रक्त बिंबाणु जो है दोस्तों, इसमें यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में के रक्त में पाया जाता है। रक्त बिंबाणु जो ब्लड प्लेटलेट्स है दोस्तों, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ स्तनधारियों में पाया जाता है ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक इसमें नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। देखिए दोस्तों, आरबीसी में भी नहीं होता है केंद्रक, सिर्फ एक्सेप्शनल ऊट और लिम्फा में पाया जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों डब्ल्यूबीसी में सेल पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और रक्त बिंबाणु में नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, प्लेटलेट्स का भी। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसका जीवन काल दोस्तों 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है, प्लीहा में होती है, यानी कि इसकी भी मृत्यु प्लीहा में होती है। यहाँ पे यकृत मेंशन नहीं है, इसलिए प्लीहा ही है मेनली। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करना है, ठीक है दोस्तों। ब्लड प्लेटलेट्स का मेन कार्य जो है, इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनने में मदद करना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग का कहीं छिल जाता है, कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो रक्त बहते ही रहेगा, कंटिन्यू बहते ही रहेगा। तो ये वहाँ पे लेयर बनाने का काम करता है, और रक्त को जमने में जो है ब्लड प्लेटलेट्स जो है ये मदद करता है दोस्तों। यहाँ तक हम लोग का सिलेबस जो है था दोस्तों। रक्त के कार्य जो है आगे हम लोग 15वां दिन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का सिलेबस हम लोग का इसका कंप्लीट हो गया है बायोलॉजी का। दोस्तों अगर आप लोग पूरा वीडियो देख चुके हैं तो निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए
और दोस्तों यहाँ से आप देखिए कि आप जो पढ़े हैं उसमें से कितना आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं। आइए दोस्तों, हर दिन रात 8 बजे हम लोग निश्चित सक्सेस चैनल पे प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, जो अभी पढ़ा है आपने उसी का। आइए दोस्तों, ज्वाइन कीजिए और आप भी सेट बनाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।